Good morning, everyone. We will continue fourth unit, Fabric and Apparel, वस्त्र एवं परिधान, चैप्टर नंबर 10, वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। इस चैप्टर की हम 2 वीडियो पहले कर चुके हैं और इस चैप्टर की आज ये हमारी लास्ट वीडियो है। ये जिन बच्चों ने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं या किसी कारण से छूट गई हैं, तो पहले वो दोनों वीडियोस देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। देखिए बच्चों, हम एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लाइंस पढ़ लिया है और कलर्स पढ़ लिया है। पहली वीडियो में हमने लाइंस पढ़ा था, सेकंड वीडियो में हमने कलर्स पढ़ा था, और आज हम कलर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। कलर्स हमने काफ़ी पढ़ लिया था, आज हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। कलर स्कीम्स क्या होती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जो कलर होते हैं, इनको किसी भी कलात्मक ढंग से प्रयोग करने के लिए ही रंग योजनाएं बनाई जाती हैं। और जो ये कलर स्कीम्स या रंग योजनाएं हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रिलेटेड कलर स्कीम्स एंड नंबर 2 कंट्रास्टिंग कलर स्कीम। संबंधित रंग योजनाएं और विषम रंग योजनाएं, हम दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो पहले देखते हैं संबंधित रंग योजनाएं या रिलेटेड कलर स्कीम। ये संबंधित रंग योजनाएं क्या होती हैं, पहले इनमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। जो संबंधित रंग योजनाएं होती हैं, ये इसमें एक ही रंग की योजना होती है और उसी रंग के विभिन्न टिंट और शेड यूज किए जाते हैं। और इसमें कौन कौन सी रंग योजनाएं आती हैं, इसके अंदर एक तो मोनोक्रोमेटिक हार्मनी कलर स्कीम आती है, एक्रोमेटिक हार्मनी कलर स्कीम आती है, एसेंटेड न्यूट्रल कलर स्कीम आती है और एनालॉगस हार्मनी कलर स्कीम आती है। ये 4 स्कीम्स हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पूरी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक। और सेकंड जो योजनाएं हम इसके अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम विषम रंग योजनाएं। तो सबसे पहले हम संबंधित रंग योजनाएं देखते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले होती है एक वर्णी सुमेल रंग योजना, जिसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक हार्मनी कलर स्कीम। दूसरी होती है अवर्णी सुमेल रंग योजना, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोमेटिक हार्मनी कलर स्कीम। थर्ड है विशिष्टतापूर्ण उदासीन रंग योजना, जिसको कहते हैं हम एसेंटेड न्यूट्रल कलर स्कीम। और फोर्थ होती है हमारी अनुरूप सुमेल रंग योजना, जिसको हम एनालॉगस हार्मनी कलर स्कीम भी कहते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम कौन सी कलर स्कीम, एक वर्णी सुमेल रंग योजना। ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। देखिए, जो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम है, यदि आप रंग योजनाएं पढ़ लेंगे तो आपको रंगों का प्रयोग समझ आ जाएगा कि हमें किसी भी परिधान में या अपने घर को डिजाइन करते समय रंगों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि रंगों का प्रयोग हम सोच समझ कर करते हैं तो वह परिधान या फिर हमारा रंग देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो कलर स्कीम्स पर ही पूरी सब चीज डिपेंड करता है कि हमने कलर कौन से सेलेक्ट किए हैं और उसमें के कौन कौन से टिंट और शेड यूज किए हैं। तो पहली कलर स्कीम ले रहे हैं हम रिलेटेड कलर स्कीम्स की। फर्स्ट कलर स्कीम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। इस कलर स्कीम को यदि हम कहीं पर भी यूज करें तो हमें, जो हमने रंग चक्र लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कलर व्हील, उसमें से कोई भी एक कलर सेलेक्ट करना है और उसी के ही विभिन्न टिंट और विभिन्न शेड हमें यूज करने हैं। कोई सा भी हम टिंट यूज कर सकते हैं और कोई सा भी हम शेड यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें शर्त केवल एक है कि हमें रंग चक्र पर से कोई भी एक कलर सेलेक्ट करना है। चलिए सेकंड देखते हैं, अवर्णी सुमेल रंग योजना, जिसको हम एक्रोमेटिक हार्मनी कलर स्कीम भी कहते हैं। इसमें जो यूज किए जाते हैं कलर, न्यूट्रल कलर यूज किए जाते हैं, केवल ब्लैक और व्हाइट, इनका संयोजन किया जाता है। वही रंग हम इस रंग योजना में प्रयोग करते हैं। चलिए थर्ड कलर स्कीम लेते हैं। थर्ड कौन सी है हमारी, विशिष्टतापूर्ण उदासीन रंग योजना या फिर एसेंटेड न्यूट्रल कलर स्कीम। और इसमें कोई भी एक रंग लेते हैं और उसके साथ दूसरा रंग उदासीन कलर हम यूज करते हैं। चलिए अनुरूप सुमेल रंग योजना, जिसको एनालॉगस कलर स्कीम भी कहते हैं। इसमें रंग चक्र पर से कोई भी 3 रंग, 2 रंग ले सकते हैं या 3 रंग ले सकते हैं,
पास पास वाले लेने होते हैं। सपोज करिए आपको ये 3 कलर पसंद आ रहे हैं तो आप ये 3 ले सकते हैं, आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन आपको ये 3 पसंद आ रहे हैं तो आप ये 3 भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन से 3 कलर अच्छे लग रहे हैं। आप कलर चक्र पर से वो कलर सेलेक्ट करेंगे जो 3 रंग जिस कलर व्हील पर पास पास होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने फर्स्ट कलर स्कीम पढ़ ली है, रिलेटेड कलर स्कीम्स। अब हम सेकंड वाली पढ़ेंगे। सेकंड कौन सी है हमारी? सेकंड है हमारी कंट्रास्टिंग कलर स्कीम्स। यस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें पहली रंग योजना आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स या संपूरक अथवा विपरीत रंग योजना। इस रंग योजना का क्या रूल है, क्या नियम है? इस रंग योजना का ये नियम है कि आप रंग चक्र पर से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। आपने ये कलर सेलेक्ट किया है, फिर आप कौन सा कलर सेलेक्ट करेंगे? इसके सामने वाला। जो भी रंग चक्र पर एक कलर आपको पसंद आता है उसके सामने वाला रंग आप यूज करेंगे। ये इस योजना का ये एक नियम है। कोई भी आप कलर सेलेक्ट कीजिए, आपको उसके सामने वाला ही कलर लेना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड कौन सी है हमारी? सेकंड है डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। डबल कॉम्प्लीमेंट्री में सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें रंग चक्र के 2 प्राइमरी कलर लेते हैं। कोई भी आप 2 प्राइमरी कलर ले लीजिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्राइमरी कलर 3 होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। तो कोई सा भी आप 2 प्राइमरी कलर ले लीजिए। जैसे यहाँ पर एक रेड लिया है प्राइमरी कलर और एक येलो लिया है, तो येलो के सामने वाला ये कलर आपने ले लिया और रेड के सामने वाला आपने ये कलर ले लिया। तो इसमें इस तरह का क्रॉस बन जाता है, तो इसीलिए इसको दोहरी संपूरक रंग योजना बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारी विभाजित पूरक रंग योजना या फिर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। इसमें क्या होता है? इसमें ट्राइंगल बनता है। कैसे बनता है ट्राइंगल? जो भी आपने एक कलर लिया है उसके सामने वाला कलर आपको छोड़ना है। जैसे इसके सामने वाला कलर ये है, इसको आपने छोड़ना है और इसके जो 2 साइड में कलर हैं वो आपको कलर सेलेक्ट करने हैं। जैसे मान लीजिए आपको रेड कलर पसंद आता है, ये तो रेड के सामने क्या है? रेड के सामने है ग्रीन। तो आपको क्या करना है? तो आपने रेड के सामने वाला ग्रीन छोड़ दिया है और इसके इधर उधर ये जो 2 कलर हैं, एक ये कलर, एक ये कलर और एक ये कलर, ये 2 कलर आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। इस तरह से फिर ये ट्राइंगल बन जाता है, इसीलिए इसको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहते हैं। जो भी रंग चक्र पर आप रंग पसंद करते हैं उसके सामने वाला कलर हम छोड़ देते हैं और उसके इधर उधर वाले कलर हम ले लेते हैं, इसीलिए इसको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट कौन सी कलर स्कीम है हमारी? नेक्स्ट आती है त्रिणात्मक रंग योजना। इसमें रंग चक्र पर से कोई भी हमें 3 कलर सेलेक्ट करने होते हैं और तीनों के बीच में बराबर बराबर स्पेस देना होता है। जैसे हमने ये कलर लिया तो इसके बाद 1 2 3 ये 3 कलर छोड़ दिए, फिर ये लिया, फिर 1 2 3 ये 3 छोड़ दिए, फिर इसको सेलेक्ट किया और 1 2 3, तो ये 3 कलर हमने छोड़ दिए। तो ये हमारे कलर सेलेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको त्रिणात्मक कलर स्कीम कहते हैं। इसमें इस तरह का ट्राइंगल बन जाता है। नेक्स्ट रंग योजना देखते हैं। नेक्स्ट रंग योजना कौन सी है? नेक्स्ट है हमारी एनालोगस कलर स्कीम या अनुरूप पूरक रंग योजना। इसमें भी रंग चक्र पर से कोई भी 3 कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई से भी जो भी हमें पसंद है, लेकिन वही शर्त है कि तीनों रंग चक्र पर पास पास होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आती है हमारी, देखिए अब हमने लाइंस कंप्लीट कर लिया, कलर्स कंप्लीट अब हमारा हो गया है और हम तीसरा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे, टेक्सचर। यस, टेक्सचर के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ये टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर को कहते हैं हम बनावट। किसी भी चीज़ की बनावट हो सकती है, वो जैसे कपड़े की संरचना की हो सकती है। जब भी हम किसी कपड़े को टच करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो कपड़ा कैसा दिखाई दे रहा है।
वो कपड़ा चमकीला दिखाई दे रहा है, खुरदुरा दिखाई दे रहा है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं, ओपेक है या नहीं है, वो ग्लोजी है या नहीं, सॉफ्ट है, स्मूथ है, खुरदुरा है, मोटा है। ये हमें किससे पता लगता है? ये हमें कपड़े की सतह से पता लगता है कि वो सतह क्या है। इसी को हम संरचना या बुनावट कहते हैं। जो कपड़े की संरचना है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है? वो उसके तंतु पर या फाइबर पर निर्भर करती है कि उसमें कौन सा तंतु यूज़ किया गया है, उसमें कौन सा धागा यूज़ किया गया है, धागे के प्रकार पर निर्भर करती है, कपड़ा बनाने की कौन सी तकनीक का यूज़ किया गया है इस पर निर्भर करती है, और कपड़े पर की गई परिसज्जा, परिसज्जा मीन्स फिनिशिंग, जैसे कपड़ों पर ब्लीचिंग की जाती है, कैलेंडरिंग की जाती है, टेंटरिंग की जाती है, सैनिटाइजिंग की जाती है, मर्सराइजिंग की जाती है, तो कौन सी उसके ऊपर फिनिशिंग यूज़ की गई है इस पर निर्भर करता है। और फिर कपड़े के ऊपर कोई कढ़ाई की गई है, कोई छपाई की गई है, इस पर भी उसका पूरा प्रभाव पड़ता है कि सतह से पता लग जाता है कि सतह कैसी है। इसी को हम टेक्सचर कहते हैं। अब आता है हमारा जो परिधान है, उनको बनाते समय जो विभिन्न संरचना के कपड़ों का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना चाहिए वो रखना चाहिए शारीरिक आकार का, कि जिस व्यक्ति के लिए कपड़ा बनाया जा रहा है वो उसका शारीरिक आकार कैसा है। जैसे जो रेशम है, रेशम या साटन का कपड़ा है, ये कपड़ा यदि कोई पहन लेता है तो वो उसका आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, तो इसलिए हमें आकार का ध्यान रखना है। जैसे मोटी बुनाई वाले कपड़े हैं, ये भी आकार को बढ़ाते हैं। यदि कोई मोटा व्यक्ति है और वो और भी ज़्यादा मोटी बुनाई वाला कपड़ा पहन लेता है तो वो और भी मोटा दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह से सादी बुनाई वाले कपड़े हैं, ये क्या करते हैं, ये आकार को कम होने का आभास कराते हैं। जैसे छोटे कद के व्यक्तियों के लिए कैसे वस्त्र होने चाहिए, कोमल वस्त्र होने चाहिए, जबकि जो लंबे व्यक्ति हैं, पतले व्यक्ति हैं, उनके लिए कैसे होने चाहिए, खुरदुरी बुनावट वाले वस्त्र होते हैं। और लंबे और मोटे व्यक्तियों को पर कैसे वस्त्र अच्छे लगते हैं, उन पर जो मीडियम टेक्सचर के वस्त्र बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फिर समय एवं मौसम। ये क्या होता है, टाइम एंड सीजन। जो हमारे रोज के पहनने वाले कपड़े हैं या सर्दी के मौसम में, देखिए सर्दी के मौसम में मोटे और खुरदरी बनावट के कपड़े अच्छे लगते हैं, सबको पता है। और लेकिन यदि हम सिल्क के कपड़े या पतली बुनावट के कपड़े सर्दियों में पहन लेते हैं तो उसमें ठंड लगती है। और गर्मियों में कैसे वस्त्र हमें अच्छे लगते हैं, पतले और सॉफ्ट, इस तरह के कपड़े का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है अवसर। जो भी हम कपड़ा पहन रहे हैं वो किस ओकेजन पर पहन रहे हैं, शादी में पहन रहे हैं, त्यौहार पर पहन रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे शादी ब्याह में यदि हम कपड़े पहनते हैं तो वो कैसे कपड़े होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए, चमकीले होने चाहिए। और स्कूल कॉलेज में कैसे होने चाहिए, सिंपल कपड़े होने चाहिए, नरम होने चाहिए। तो कपड़े की जो संरचना है ये इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कि कपड़े की संरचना कैसी है। अब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, जिसमें हमने लाइन कंप्लीट कर लिया, कलर्स कंप्लीट कर लिया, टेक्सचर कंप्लीट कर लिया, और अब हम चौथा एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, चौथा या फोर्थ या लास्ट, शेप। शेप मीन्स आकार। आकार या शेप क्या होता है, देखिए बहुत सारी रेखाओं को मिलाकर बहुत सारे आकार बनाए जा सकते हैं। वो 2 डायमेंशंस भी हो सकते हैं, ट्राइंगल हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, सर्कल हो सकता है, कोई सा भी आकार हो सकता है, उसी को हम आकार कहते हैं। और ये जो आकार हैं, ये आकार क्या होते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार की रेखाओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। और इसमें जो विभिन्न प्रकार की रेखाएं हैं, इनसे जो आकार बनाए जाते हैं, इनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो आते हैं हमारे, वो आते हैं कौन से आकार, सबसे पहले आते हैं हमारे प्राकृतिक आकार। देखिए ये बेसिक ग्रुप्स ऑफ शेप्स हैं, कोई सी भी शेप हो सकती है, विभिन्न प्रकार की रेखाओं को मिलाकर जो आकार बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आकार कहते हैं। और इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला कौन सा आता है, नेचुरल शेप्स। नेचुरल शेप्स क्या होती हैं, जो प्रकृति ने हमें दी हैं, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, मानव ने नहीं बनाई बल्कि प्रकृति ने बनाई है। जैसे फूल, पत्ती या पक्षी, ये जो प्रकृति ने बनाई है उन्हें हम नेचुरल शेप्स कहते हैं। फिर आती है स्टरलाइज शेप्ड। स्टरलाइज शेप्ड कौन सी होती हैं, जिसमें हम प्राकृतिक आकारों में थोड़ा सा बदलाव ला देते हैं। प्रकृति ने जो हमें दी है उनमें से हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या तो उनके कुछ भागों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं, या फिर हम उनके कुछ भागों को बिगाड़ देते हैं। तो उसे हम कौन सी शेप कहते हैं, उसे हम स्टरलाइज्ड शेप कहते हैं। स्टरलाइज्ड आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है कौन सा पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न, ज्यामितीय डिजाइन, ज्यामितीय आकार। ये क्या होता है, इसमें जो है
कोई भी गणित के आकारों से ये प्रभावित होता है और इनमें जैसे या तो हम कोई कंपास यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं या रूलर यूज़ करते हैं, इनके द्वारा ये आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इसीलिए इनको ज्यामितीय डिज़ाइन या ज्यामितीय शेप्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिर नेक्स्ट क्या है, अमूर्ताकार या एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स क्या होती हैं, ये निराकार होती हैं। अमूर्त जो आकार होते हैं इनको देखकर हर लोग के अलग अलग व्यूज़ होते हैं और हर लोग उसमें अलग अलग इमेजेस बना लेते हैं और ये उनकी सोच के ऊपर या उनके भावों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा पैटर्न अपने माइंड में बना रहे हैं। इसमें हमें कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आता है कि इसमें पैटर्न क्या बनाया गया है, लेकिन हर लोग इसको जब देखते हैं तो इसमें एक नई ही शेप बना लेते हैं, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट शेप्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे जो हम एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पढ़ रहे थे वो खत्म होते हैं। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, डिज़ाइन के कुछ सिद्धांत होते हैं। यदि इन सिद्धांतों का हम अपनी ड्रेस में प्रयोग करते हैं, डिज़ाइन के सिद्धांतों का, तो या फिर हम घर में इन डिज़ाइन के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, तो वो डिज़ाइन, वो ड्रेस या फिर जो हम डिज़ाइन के सिद्धांत यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर लगता है और व्यवस्थित लगता है। तो सबसे पहला हम डिज़ाइन लेते हैं बैलेंस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे कि बैलेंस क्या होता है। देखिए, जो बैलेंस है, जिसको संतुलन भी कहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है स्थिरता से। और जब हम विभिन्न प्रकार की रेखाओं और रंगों और आकृतियों को परिधान जो हम बना रहे हैं उसके मध्य बिंदु से के चारों ओर से व्यवस्थित किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संतुलन। जो डिज़ाइन में संतुलन है ये इतना स्वाभाविक होता है कि इससे हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमारा संतुलन नहीं होता किसी भी डिज़ाइन में, तो वो डिज़ाइन अच्छा ही नहीं लगता, वो देखने में हमें बहुत खराब सा लगने लगता है। जो संतुलन है या बैलेंस है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। और अब औपचारिक और अनौपचारिक संतुलन क्या होते हैं? देखिए, जो औपचारिक और अनौपचारिक संतुलन है, जो औपचारिक संतुलन है उसका एग्जाम्पल देखिए, ये जो है ये औपचारिक संतुलन है। क्यों है ये औपचारिक संतुलन? इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी परिधान के मध्य बिंदु के दोनों ओर एक जैसा डिजाइन बनाया जाता है, इसीलिए इसको औपचारिक संतुलन कहते हैं। इस संतुलन के द्वारा डिग्निटी और स्ट्रेंथ आती है किसी भी ड्रेस में जहाँ पर हम इसका संतुलन का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें ये देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये औपचारिक होता है। लेकिन जो अनौपचारिक संतुलन है, ये जो अनौपचारिक संतुलन है, ये क्या होता है? इसमें जो डिज़ाइन परिधान है, इसके मध्य बिंदु के दोनों ओर जो डिज़ाइन होता है, उसमें जो विभिन्न नमूने या फिर हम अलंकरण जिनका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत हमें सोच समझ कर करना पड़ता है जिससे उसमें क्या आ जाए, संतुलन आ जाए। इसीलिए इसको अनौपचारिक संतुलन कहते हैं। इस प्रकार का जो संतुलन होता है वो लाना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसमें जो दोनों तरफ डिज़ाइन अलग होता है, इसके कारण ये संतुलन बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक संतुलन या इनफॉर्मल बैलेंस। तो अब आपको फॉर्मल बैलेंस समझ आ गया है। जब किसी मध्य बिंदु के डिज़ाइन के दोनों ओर सेम प्रयोग किया जाता है कोई डिज़ाइन, तो उसको फॉर्मल बैलेंस, और जब डिफरेंट किया जाता है तो उसको इनफॉर्मल बैलेंस कहते हैं। अब दूसरा प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम, रिदम या लय। देखिए, जो लय है, लय का किसी भी डिज़ाइन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो लय है, इससे अभिप्राय क्या है? एक सीमा में गति। जब हमारी दृष्टि एक छोर से दूसरे छोर पर स्वतः ही चली जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? लय कहते हैं। लय भी 3 प्रकार की हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिपीटिशन क्या होता है? रिपीटिशन का मतलब है किसी भी डिज़ाइन में जब हम किसी डिज़ाइन को बार बार प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कह देते हैं? रिपीटिशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है सर्कल, इस ड्रेस में रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो इसमें क्या किया जा रहा है? रिपीटिशन किया जाता है। फिर एक होता है, इसमें आप पढ़ेंगे श्रेणीकरण या ग्रेडेशन। उसमें क्या होता है? श्रेणीकरण में उसमें ऐसे होता है कि आप थोड़ा सा हर बार डिज़ाइन को बड़ा करते चले जाते हैं, उसको हम श्रेणीकरण कहते हैं। और तीसरा होता है विकिरण। इस ड्रेस में आप विकिरण देख सकते हैं। विकिरण से मतलब क्या है? इसमें आप देख सकते हैं
जिस प्रकार से सूर्य की किरणें आती हैं, विकिरण रेडिएशंस आती है, उसी प्रकार से ये डिजाइन होता है। और इसमें व्यक्ति की जो दृष्टि है उस छोर पर ही जाकर रुक जाती है जहां पर रिदिम यूज किया गया। और कहाँ तक जाती है दृष्टि? जहां तक वो रिदिम चल रहा है वहां तक इसमें दृष्टि चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रोपोर्शन या अनुपात। ये अनुपात क्या है? इसमें डिजाइन का जो एक भाग है वो दूसरे भाग के साथ बहुत ज्यादा उसका संबंध होता है। और जो डिजाइन है, यदि दोनों भाग बराबर ना हो तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे शरीर के निचले भाग में जो पहनने जाने वाला वस्त्र है वो बड़ा, और ऊपर भाग में पहनने वाला वस्त्र कैसा होना चाहिए? छोटे आकार का होना चाहिए। जैसे इन दोनों ड्रेसेस में हमने प्रोपोर्शन देखा तो ये ड्रेस क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शन पूरा यूज नहीं हुआ है। ऊपर और नीचे का दोनों का बराबर यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें नीचे वाला पार्ट बड़ा है और ऊपर वाला पार्ट छोटा है, तो इसमें प्रोपोर्शन अनुपात का यूज किया गया है। इसमें जो फ्रॉक है, जैसे मान लीजिए कोई छोटी फ्रॉक है, उस पर आपने बड़े बड़े कॉलर लगा दिए, बड़ी बड़ी जेब लगा दी, तो क्या होगा? क्या उसमें प्रोपोर्शन होगा? नहीं होगा, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो प्रोपोर्शन से मतलब क्या है? प्रोपोर्शन से मतलब है कि जो दोनों भाग हैं उनमें आपस में अनुपात होना आवश्यक होता है। अब हम फोर्थ प्रिंसिपल लेते हैं, हार्मनी। हार्मनी को हम अनुरूपता भी कहते हैं। और अनुरूपता का मतलब क्या है? कि परिधान के जितने भी भाग हैं उन सब में एक रूपता होना, एक जैसा होना, जिससे अपनेपन का भाव लगे। जैसे इस ड्रेस में आप देख रहे हैं कि इसमें ड्रेस में क्या है कि एक ही डिजाइन को यूज किया गया है, जिससे वो देखने में एक जैसा लग रहा है। लेकिन यदि ऊपर वाले पार्ट में या नीचे वाले पार्ट में, स्कर्ट में इसकी डिजाइन अलग कर दिया जाता तो उनमें एक रूपता नहीं आती। लेकिन एक ही डिजाइन यूज किया गया है क्योंकि आकार एक है, आकृति एक है, बनावट एक है, रेखा एक है, रंग डिफरेंट है केवल, ठीक है। लेकिन रंग भी डिफरेंट नहीं है क्योंकि दूसरे कलर की पाइपिंग यूज कर दी गई है। तो इससे ये देखने में बहुत ज़्यादा विवेकपूर्ण लगता है। और जो परिधान पहनने वाले व्यक्ति है उसके ये जो वस्त्र हैं ये उसके शरीर के आकार के अनुरूप होने चाहिए, और परिधान की बनावट में भी एकरूपता होनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए किसी ने रेशम की साड़ी पहनी है और उसके साथ सूती ब्लाउज पहन लिया, तो वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो रेशम की साड़ी के साथ रेशमी ब्लाउज और सूती साड़ी के साथ सूती ब्लाउज होना चाहिए। और परिधान में एक सी रेखाओं और आकृतियों का प्रयोग करके एकरूपता लाई जा सकती है। और परिधान में रंगों के प्रयोग के द्वारा भी एकरूपता लाई जा सकती है कि हम एक जैसे रंग प्रयोग करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्फेसिस। यस, एम्फेसिस क्या है? एम्फेसिस मीन्स दबाव या बल। दबाव या बल का क्या मतलब है? इससे अभिप्राय ये है कि किसी भी वस्त्र में किसी एक ऐसा बिंदु बनाना जहां पर बल, उस ऐसे बिंदु पर ऐसा बल देना कि जब भी कोई व्यक्ति उस ड्रेस को देखे तो उसकी दृष्टि वहीं पर रुक जाए। अब इस ड्रेस में कहां पर किसी की दृष्टि रुक रही है? ये जो रेड वाला पार्ट है ऑब्वियसली इस पर रुक रही है। क्यों? क्योंकि इसको क्या बनाया? पॉइंट ऑफ एम्फेसिस बनाया है। तो परिधान पहनने वाले व्यक्ति के जो शरीर का ऐसा हिस्सा है जो आकर्षक दिखता है, उसको उभारने के लिए उस पॉइंट को एम्फेसिस पॉइंट बनाया जा सकता है। और यदि किसी पार्ट में कोई अवगुण है तो उसको छुपाया जा सकता है। इट मीन्स वहां पर किसी व्यक्ति की दृष्टि जाए ही ना। इस तरह से एम्फेसिस दिया जाए कि वहां पर उस व्यक्ति की दृष्टि जाए ही ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, जीविका के लिए तैयारी। देखिए, जो वस्त्र और परिधान है, इसका डिजाइन का क्षेत्र इतना ज्यादा फैला हुआ है कि इसमें बहुत करियर बनाने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। क्योंकि इसका प्रयोग जैसे केवल वस्त्रों में नहीं किया जाता, बहुत सारी जगह पर किया जाता है। जैसे आकर्षणता, टिकाऊपन, इन पर भी निर्भर करता है। और एक वस्त्र डिजाइनर को किस किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? रेशे के गुणों की, जो फाइबर उसमें यूज हो रहा है, उसके अलावा उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, उस रेशे में कौन कौन से लाभ मिलेंगे, इन सब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें क्या क्या करियर बना सकते हैं? देखिए, यदि आप इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं तो इसके अंतर्गत आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग में अंडर ग्रेजुएट कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं, अपैरल प्रोडक्शन में आप ये कर सकते हैं। कौन सा कोर्स? यूजी कोर्स या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। फिर आती है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात। तो आप फैशन डिजाइनिंग में या फिर फैशन टेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। आप इसी में पीएचडी भी कर सकते हैं।
फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल में आप 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और 2 वर्ष का आप एडवांस डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। IIFT से आप कर सकते हैं इसको, और उसके अलावा आप इग्नू से कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल में 3 वर्ष का BA प्रोग्राम होता है, इग्नू कराता है। और बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स हैं जो वहाँ पर भी फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में और फैशन एसेसरीज में भी 1 वर्ष का डिप्लोमा कराया जाता है। अब इसका स्कोप देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है। देखिए, आजकल डिज़ाइन उद्योग का बहुत ही ज़्यादा एक रचनात्मक क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है और वस्त्र और परिधान डिज़ाइन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। और इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए फैशन की दुनिया में बहुत डेली नए नए चेंज आ रहे हैं और लोग नई नई चीज़ों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इसमें अपना करियर बनाना चाहता है उसको फैशन के प्रति अलर्ट रहना चाहिए और नए नए डिज़ाइन और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में उसको बहुत सारा स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए और उसके अलावा उसको बाज़ार की मांग का भी पता होना चाहिए। आज जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर के रूप में आप काम कर सकते हैं इसमें, यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप उसके अलावा किसी टेक्सटाइल कंपनी में काम कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, फैशन हाउसेस में काम कर सकते हैं जहां पर नए नए वस्त्रों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो फ्रीलांसर्स हैं, आप फ्रीलांसर्स के रूप में भी आप इसमें काम कर सकते हैं। अब हम इसका क्विज देखते हैं। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 10 खत्म हो रहा है और इसका क्या क्या क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। देखिए, किस रंग योजना में रंग चक्र पर किसी एक रंग के विपरीत वाला रंग प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको रंग योजना का नाम बताना है। जिन्होंने वीडियो ध्यान से देखी है वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है, टसर साटन आदि किसके प्रकार हैं? खादी, नायलॉन, टेरिकॉट या रेशम। और थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से कौन सा कला का तत्व है? रेखा, रंग, आकार, संरचना या सभी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 10 खत्म हो रहा है। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।